हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें क्या होता है। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन या भार में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलयन में विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है, उसे अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। आपको मोल प्रभाज कैसे निकालना है, विलेय के मोल कणों की संख्या या मोल की संख्या कैसे निकालना है, ये बताया जा चुका है। इसमें होता क्या कि विलयन के अणुसूत्र गुण कणों की प्रकृति उनकी संरचना या उनके संगठन पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ जो विलयन के अणुसूत्र होंगे उनकी जो प्रकृति होगी, उनकी संरचना क्या है, उनका संगठन क्या है, उसके लिए गुणधर्म में विलेय के मोल की संख्या पर, मोल प्रभाज पर ये तो निर्भर करेगा, लेकिन उनकी प्रकृति की संरचना, उनके संगठन, उनके आकार पर कोई निर्भर नहीं करता है। ये आपका होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट होता है परासरण दाब, सेकंड आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन, थर्ड होता है वाष्प दाब का उन्नयन, फोर्थ होता है हिमांक का अवनमन। ये 4 होते हैं। चारों में सबसे पहले हम लोग परासरण एवं परासरण दाब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परासरण की बात कर लेते हैं, परासरण दाब आगे पढ़ लेंगे। परासरण की बात करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कि वह क्रिया जिसमें विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रता समान न हो जाए, उसे ही हम लोग परासरण कहते हैं। वही डिफिनीशन यहाँ भी है, सेम चीज़ आप पॉज करके देख सकते हैं। हमने यहाँ एक वेसल से एक पात्र ले लिया, एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन है। कम सांद्रता अधिक सांद्रता ये हम बता चुके हैं पीछे शुरुआत में। कम सांद्रता अधिक सांद्रता, जिस विलयन की सांद्रता कम होगी उसके देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स कम है, और जिसकी सांद्रता अधिक है उसके पार्टिकल्स यहाँ है। अधिक पार्टिकल से कम पार्टिकल्स की तरफ, निम्न पार्टिकल से अधिक पार्टिकल्स तरफ ये जो कण हैं एक दूसरे में आपस में जाते आते रहेंगे। यहाँ हम दाबमापी लगा देंगे यंत्र, इससे हम मेजर कर लेंगे, और यह तब तक हम लोग एक दूसरे में विलयन को प्रवाहित करेंगे जब तक इसके सारे कण एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाते। वही हमारा परासरण कहलाता है। परासरण को समझने के जो बीच में लेयर होता है, वह लेयर हम अर्धपारगम झिल्ली की बनाते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली की बात करेंगे तो अर्धपारगम झिल्ली बनाते कैसे हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली जो होता है वह यहाँ देख लीजिए, अर्धपारगम झिल्ली बनाने की विधि। अर्धपारगम झिल्ली बनाने की विधि, फर्स्ट कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली बनाते हैं। जो अर्धपारगम झिल्ली होती कापर फेरोसाइनाइड की बनती है। कैसे बनती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली बनाने के लिए एक पात्र ले लेंगे, वो छिद्र होगा, उसमें छिद्रानुसार होगा, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड का निक्षेपण करते हैं, जिससे कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली प्राप्त होती है। एक सरंध्र पात्र लेते हैं जिसे जल द्वारा घोलकर इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर के इसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भरे पात्र में चित्रानुसार ढंग से रख देते हैं। इसमें निम्न रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप सरंध्र पात्र के छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड जमा हो जाता है। यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पात्र ले लिया, इस पात्र में हम डुबो दिए हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड हम इसमें ले लिए हैं, और दूसरा एक पात्र ले लिए जो छिद्रानुसार है, इसमें कॉपर सल्फेट है।
इसमें कॉपर सल्फेट के जो विलयन है धीरे धीरे रिस करके इसमें आएंगे। तो कॉपर सल्फेट जो रिस कर आएगा वो इलेक्ट्रॉन अपना गेन करेगा, तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर जो K4 Fe6 है इसको ब्रेक करेंगे तो 4K+, या Fe6 पे 4- होगा। यहाँ पे इसका Cu पे 2+ और Fe6 पे 4-, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। Cu 2 टाइम्स है तो Cu2 या Fe6 प्राप्त हो जाएगा। यही है कॉपर फेरोसाइनाइड, इसी का अर्धपारगम झिल्ली बनता है। अब यहाँ देख सकते हैं, पात्र को बाहर निकाल के जल से धुलकर जो आपका पात्र बना अर्धपारगम झिल्ली Cu Fe6 का, उससे बाहर निकाल के धोकर सुखा देंगे। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली वही आपका क्या होता है, बनकर तैयार हो जाता है। सेम उसी तरह से आप देख सकते हैं, नोट कि विद्युत विधि द्वारा प्राप्त कॉपर फेरोसाइनाइड अर्धपारगम झिल्ली उच्च कोटि की होती है। वैकल्पिक क्वेश्चन से या कॉम्पिटिटिव है कि आपका किस विधि से अर्धपारगम झिल्ली बनाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो विद्युत विधि से। हमने परासरण की बात किया, परासरण दाब की बात कर लेते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। पहला क्या है कि विलयन पर लगने वाला वह स्थितिक, द्रव की बात हो रही है तो स्थितिक दाब जिसके कारण अर्धपारगम झिल्ली से जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनती है विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह रुक जाता है, उसे परासरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप यहाँ देख सकते हैं कि विलयन पर लगने वाला वह बाह्य दाब जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब अर्धपारगम झिल्ली से पृथक रखे गए विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये है कि हमने एक यहाँ से पात्र ले लिया, इस पात्र में हमने एक और इलेक्ट्रोड ले लिया या एक कोई जार ले लिया इलेक्ट्रोड के रूप में, इसमें पानी भर दिया H2, और यहाँ पर भी हमने एक पात्र ले लिया, इस पात्र में भी हमने वाटर भर दिया। ये आपका यहाँ अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया। यहाँ पे जो भी है नीचे इसके लेयर में अर्धपारगम झिल्ली लगा दिया, इसके अंदर भी सॉल्यूशन भर दिया और इसके अंदर भी हमने सॉल्यूशन भर दिया। यहाँ पर देखें इसके जो सॉल्यूशन है ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है यही अर्धपारगम झिल्ली है, इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं। इसका और इसके इन दोनों का जो वाष्प दाब है एक दूसरे के जब बराबर हो जाएगा तो वही हमारा जो होगा परासरण दाब होगा। अब बराबर होगा तो उस पर विलयन पर अर्धपारगम झिल्ली विलयन अर्धपारगम झिल्ली पर कितना दाब डालेगा वही दाब उसका परासरण दाब कहलाएगा। और यह दाब आपको बाहर से लगाना पड़ेगा, किस पर, अर्धपारगम झिल्ली से जो पृथक होकर रिस करके यहाँ से पृथक होकर फिल्टर होकर के जो विलयन बाहर आएगा उसका दाब विलयन के दाब के बराबर होगा, वो आपका होगा परासरण दाब। अब यहाँ पर देखिए परासरण दाब को और आगे समझने के लिए हमको देखना होगा परासरण दाब जो होता है वह उसको कितना कैसे दाब लगता है उस पर, तो उसको 3 विधियों से हम लोग समझते हैं। एक आपका होता है समपरासरिक विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता अतिपरासरिक विलयन हाइपरटोनिक और अल्पपरासरिक हाइपोटोनिक। यहाँ पर देखिए समपरासरिक विलयन जो होता है स्थिर ताप पर ऐसे 2 विलयन जिनके परासरण दाब समान हो, यानी स्थिर ताप हो, कोई 2 विलयन हो, दोनों विलयन के परासरण दाब अगर इक्वल हैं तो उसे समपरासरिक कहते हैं। स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनमें जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरिक कहते हैं। मान लीजिए 2 विलयन लिए, एक का विलयन का दाब अधिक है एक का कम है, तो अधिक जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा वो अतिपरासरिक विलयन होगा। सेम उसी का अपोजिट अल्पपरासरिक,
स्थिर ताप पर ऐसे दो विलयन जिनमें जिस विलयन का पराशर दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं। इसी आधार पर हम आगे देखते हैं कि अल्प पराशरिक विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग करके या पृथक करके रखने पर अल्प पराशरी विलयन से विलायक के अर्धपारगम झिल्ली में से अति पराशरिक विलयन की ओर प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार से जो विलयन प्रवाहित होता है उनको हम पराशर दाब के रूप में मापते हैं कि जो दाब कम लग रहा है या अधिक लग रहा है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए पराशर दाब मापने की विधि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।